भारत इतना विशाल, इतना विविध देश है। इसको चलाने के लिए क्या नियम हैं? क्या कोई ब्लूप्रिंट है? चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं, उस संवैधानिक वास्तुकला को जिसने इस राष्ट्र को आकार दिया है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर किसी भी देश को चलाने के लिए नियम बनाता कौन है? और यहीं से सरकार और शासन की पूरी कहानी शुरू होती है। और यहीं हमें अपने सिस्टम को समझने की पहली चाबी मिलती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले राज्य और सरकार की बेसिक बातें समझेंगे। फिर देखेंगे कि दुनिया में कितने तरह की शासन प्रणालियां होती हैं। इसके बाद भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम और यहाँ के अनोखे फेडरलिज्म को करीब से जानेंगे। और आखिर में हम भारत के फेडरल और यूनिटरी फीचर्स का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। दो शब्द जो हम अक्सर सुनते हैं, लगभग एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते हैं, राज्य और सरकार। इनका असली मतलब क्या है? देखिए, जब हम राज्य या स्टेट शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर पंजाब, केरल या उत्तर प्रदेश आता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। एक राज्य सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता। तो देखिए, किसी भी देश को पॉलिटिकल साइंस की भाषा में स्टेट कहलाने के लिए चार चीजें चाहिए ही चाहिए। एक तय इलाका यानी टेरिटरी, वहां रहने वाले लोग यानी पॉपुलेशन, एक ऑर्गेनाइज्ड सरकार, और सबसे जरूरी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी, जिसका मतलब है अपने फैसले खुद लेने की आजादी बिना किसी बाहरी दबाव के। इन चारों के बिना कोई देश एक राज्य नहीं कहला सकता। और सरकार क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये वो मशीन है जो राज्य को चलाती है। सरकार वो एजेंसी है जो राज्य की तरफ से कानून बनाती है, उन्हें लागू करती है और पूरे देश की व्यवस्था को संभालती है। ठीक है, तो अब हमें राज्य और सरकार का फर्क समझ आ गया है। अब देखते हैं कि दुनिया भर में सरकारें कितने तरीकों से चलाई जाती हैं। ये किसी देश के लिए आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट चुनने जैसा है। तो पावर कैसे बंटेगी, इसके मोटे मोटे तौर पर दो मॉडल हैं दुनिया में। एक है यूनिटरी सिस्टम या एकात्मक प्रणाली, जहां सारी की सारी ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, जैसे ब्रिटेन में। और दूसरा है फेडरल सिस्टम या संघीय प्रणाली, जैसा अमेरिका में है, जहां संविधान खुद सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर को साफ साफ बांट देता है। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा एक और बड़ा सवाल आता है कि कानून बनाने वाले यानी विधायिका और उन्हें लागू करने वाले यानी कार्यपालिका, इनके बीच रिश्ता कैसा होगा? पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट संसद से ही निकलती है और उसी के प्रति जवाबदेह होती है। वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में राष्ट्रपति अलग से चुना जाता है और वो संसद से काफी हद तक आजाद होकर काम करता है। तो सवाल ये है कि इतने सारे मॉडल्स में से हमारे संविधान बनाने वालों ने भारत के लिए क्या चुना, और सबसे जरूरी क्यों चुना? देखिए, उन्होंने भारत के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम चुना और इसके पीछे बहुत गहरी सोच थी। एक तो हम ब्रिटिश सिस्टम से काफी हद तक परिचित थे, लेकिन सबसे अहम वजह थी जवाबदेही। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का साफ मानना था कि हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो हर दिन, हर पल संसद के जरिए जनता के प्रति जवाबदेह हो। इससे सरकार और संसद के बीच टकराव की गुंजाइश भी कम हो जाती है। पर एक मिनट, हमने ब्रिटिश मॉडल तो लिया, पर उसे अपने आप हूबहू कॉपी नहीं किया। हमने उसमें कुछ बहुत जरूरी भारतीय बदलाव किए। जैसे ब्रिटेन में आज भी एक राजा या रानी हेड ऑफ स्टेट होते हैं, पर भारत एक गणतंत्र है। हमारे हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्रपति चुने जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, पर भारत में संविधान सर्वोच्च है। अब आते हैं भारत के स्ट्रक्चर की सबसे दिलचस्प और शायद सबसे जरूरी बात पर, यहाँ का फेडरलिज्म। ये वो तरीका है जिससे भारत की इतनी बड़ी विविधता को एक साथ पिरोया गया है। हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब शायद लगे कि इसमें क्या फर्क है। फर्क बहुत बड़ा है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। इसका मतलब है कि भारत का संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है कि वो जब चाहें अलग हो जाएं। नहीं, ये एक ऐसा संघ है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब भारत का ये जो अनोखा सिस्टम है इसे समझाने के लिए बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स ने अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए हैं। जैसे केसी वेयर ने इसे क्वासी फेडरल कहा, मतलब ऐसा सिस्टम जो दिखता तो फेडरल है, पर उसकी आत्मा यूनिटरी है, जो केंद्र की तरफ झुकी हुई है। तो एक तरफ तो क्वासी फेडरल कहा गया, वहीं दूसरी तरफ ग्रैनविल ऑस्टिन जैसे थिंकर्स ने इसे एक ज्यादा पॉजिटिव नाम दिया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म।
यानी एक ऐसा सिस्टम जहां केंद्र और राज्य मिलकर सहयोग से देश की जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन शायद इन सब में सबसे दमदार और साफ बात जो कही वो खुद डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी। उन्होंने कहा, भारतीय संघ विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। मतलब संसद राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, उन्हें छोटा बड़ा कर सकती है, पर कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। संघ अविनाशी है। तो इसी यूनिक डिजाइन की वजह से ना हमारे सिस्टम में हमेशा एक तरह का बैलेंस या कहिए खींचतान बनी रहती है। कुछ चीजें राज्यों को ताकत देती हैं तो वहीं कुछ चीजें केंद्र को ज्यादा मजबूत बना देती हैं। तो पहले उन फीचर्स की बात करते हैं जो भारत को एक फेडरल देश बनाते हैं, मतलब जो राज्यों को ताकत देते हैं। जैसे हमारे यहाँ केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकारें हैं। शक्तियों का बंटवारा एक लिखित संविधान में किया गया है। संविधान ही सबसे ऊपर है, एक आजाद न्यायपालिका है। और हाँ, संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा सीधे सीधे राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। ये वो फीचर्स हैं जो हमारे सिस्टम को एकात्मक बनाते हैं, मतलब जो सेंटर को ज्यादा पावर देते हैं। जैसे कि एक मजबूत केंद्र सरकार, पूरे देश के लिए एक ही संविधान और एक ही नागरिकता, इमरजेंसी के प्रावधान जो सारी शक्ति केंद्र के हाथ में दे देते हैं, आईएएस, आईपीएस जैसी ऑल इंडिया सर्विसेज, और राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा गवर्नर की नियुक्ति। और जब हम भारत के इस पूरे सिस्टम को यूके, यूएसए या फ्रांस जैसे दूसरे बड़े देशों के सामने रख कर देखते हैं तो इसकी अनोखी पहचान और भी साफ हो जाती है। हमारे पास दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, शासन संसदीय है, लेकिन ढांचा क्वाजी फेडरल है। ये वाकई में एक ऐसा अनूठा मिश्रण है जिसे सिर्फ और सिर्फ भारत की जरूरतों के हिसाब से ही गढ़ा गया है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि सहयोग और नियंत्रण का ये जो कॉम्प्लेक्स बैलेंस है, ये जो अनोखा डिज़ाइन है, जो इतनी ज़्यादा विविधता को एक साथ बांधे हुए है, क्या यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही अहम है जितना संविधान बनाते समय था।